हेलो क्लास 12 बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे, पढ़ाई लिखाई एचएस कर रहे होगे, रिवीजन कर रहे होगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होगे। ठीक है, तो हम लोग बायोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे थे, जिसको हम लोग SN2 रिएक्शन भी कहते हैं। अब उसी को हम लोग आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे और ट्राई करेंगे कि ख़त्म हो जाए। फिर हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। स्टीरियो केमिस्ट्री कंप्लीट करते हुए लिविंग ग्रुप एबिलिटी वगैरह इस पे आएंगे, फिर एलिमिनेशन, फिर MOP, फिर चैप्टर कंप्लीट होगा। और ध्यान दो। तो लास्ट राउंड पे जो मैंने जो आपको क्लास में पढ़ाया था, अगर आपने उन चीज़ों को रिवाइज किया है तो आगे का पॉइंट पढ़ते हैं। आगे का पॉइंट क्या लिखा हुआ है बेटा? टू मेक न्यूक्लियोफिलिक अटैक फास्टर देयर शुड बी मिनिमम स्टेरिक कॉन्जुगेशन अराउंड द कार्बन होल्डिंग लिविंग ग्रुप। ठीक बात है। मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया होगा वहाँ पे। पॉइंट क्या था? पॉइंट ये था आपके पास कि रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड SN2, रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड SN2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। यानी कि अगर स्टेरिक हिंड्रेंस को मैं SH लिखता हूँ, स्टेरिक हिंड्रेंस को मैं शॉर्ट फॉर्म में SH लिखता हूँ, यानी कि अगर SH अधिक होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस अधिक होगा, उस केस में हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन है किसके तरफ? SN2 की तरफ, टुवर्ड्स SN2, टुवर्ड SN2, ये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कितनी बात क्लियर है? कितनी बात क्लियर है? पढ़ाया था आप लोगों को सर? बिल्कुल पढ़ाए थे। तो सर ये कम क्यों हो रहा है? ये कम क्यों हो रहा है? रीजन क्या है? रीजन ये है कि SN2 रिएक्शन में एक तरफ से हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होता है और एक तरफ से हमारा लिविंग ग्रुप निकल रहा होता है। लिविंग ग्रुप क्या? जो बाहर चला जाता है। जैसे एग्जाम्पल में आपको मैं समझाऊँ, यही था हमारे पास CH H H और यहाँ पे हो गया X। ठीक, हमने क्या किया था? हमने इसको किसी न्यूक्लियोफाइल से ट्रीट किया था, किसी न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करवाया। तो क्या होता था? न्यूक्लियोफाइल आता था, आके अटैक करता था कार्बन पे। एक टाइम कैसा होता था कि ये जो हमारा हाइड्रोजन है ये लीव करना शुरू कर देता था। हाइड्रोजन क्या होता था? लीव करना शुरू कर देता था। ठीक, ये निकलने लगता था और ये ऐड होने लगता था। तो यहाँ पे होता था बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। इसका फॉर्मेशन होता था ट्रांजिशन स्टेट का। मैं बस रिवाइज करवा रहा हूँ। डिटेल में अगर आप लोग को पढ़ना है तो आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हो, और जिन्होंने नहीं देखा है, डायरेक्ट यहाँ से करना चाह रहे हैं, तो बेटा आपको चीज़ें कम समझ में आएंगी। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप पुराने लेक्चर्स देख लिए हो। ये हो गया न्यूक्लियोफाइल और ये हो गया हेलोजन। तो ये क्या है? हमारा ट्रांजिशन स्टेट। ये हमारा क्या है? ट्रांजिशन स्टेट। समझ रहे बात को? समझ रहे बात को? सर बिल्कुल समझ रहे हैं। तो अब एक पॉइंट ध्यान देना, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक फास्टर होने के लिए इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए। सर स्टेरिक हिंड्रेंस कम कब होगा? यहाँ पे देखो, चुपचाप हमारे पास 3 सिंपल ग्रुप हाइड्रोजन अटैच हैं। अगर इन हाइड्रोजन्स को हटा के मैं कोई बल्कि ग्रुप लगा देता हूँ, सपोज करो मैंने यहाँ पे मिथाइल ही लगा दिया, CH3 कर दिया, CH3 कर दिया, तो अब बताओ ये ग्रुप क्या हो गया? बल्कि हो गया। ये ग्रुप क्या हो गया? बल्कि हो गया। इस केस में स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगा, इस केस में स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगा, और ये जो हमारा SN2 रिएक्शन का रेट है वो घट जाएगा। तो क्योंकि हमको SN2 रिएक्शन के रेट को फास्ट रखना है, तो हमें क्या करना होगा बेटा? हमें स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम रखना होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम रखना होगा। समझ पा रहे हो? सर ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगा, अगर यहाँ पे मैं सपोज को जैसे मैंने CH3 लगा दिया, तो इस CH3 की वजह से जब हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल जल्दी यहाँ पे पहुँच ही नहीं पाएगा इस कार्बन के पास। तो जब ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के पास पहुँचेगा ही नहीं, तो ये कार्बन इस हाइड्रोजन को छोड़ कहाँ से पाएगा? समझ पा रहे बात को? क्योंकि अगर कार्बन को हाइड्रोजन को लीव करना है, कार्बन अगर हाइड्रोजन को लीव करेगा, तब वो कब लीव करेगा? उसके लिए भी कोई कंडीशन होनी चाहिए ना। कोई आता है तब तो कोई जाता है, कोई आया ही नहीं, तो ये इसको लीव कहाँ से कर पाएगा? यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड स्ट्रेंथ को वीक करने के लिए सबसे पहले इसका आना जरूरी है। और अगर मैं यहाँ पे इन सबको, अगर हर एक हाइड्रोजन को बल्कि ग्रुप से रिप्लेस कर दूंगा, तो प्रॉब्लम यही हो जाएगी कि न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन तक पहुँच ही नहीं पाएगा। और अगर न्यूक्लियोफाइल कार्बन तक बेटा नहीं पहुँच पा रहा है, तो ये किसी कीमत पे हाइड्रोजन को लीव नहीं करेगा, और अगर हाइड्रोजन को लीव नहीं करेगा तो SN2 रिएक्शन नहीं होगा। तो आई होप कि ये बात समझ में आया आपको कि SN2 रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें ये जरूर इस बात का ध्यान देना चाहिए कि कार्बन से अटैच जो ग्रुप्स हैं वो ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट ना करें। ठीक है, तो मैंने ये पॉइंट भी आपको बता दिया था कि रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड SN2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। तो मैं अब अगला पॉइंट ये लिख देता हूँ कि सर सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ होगा? तो ऑब्वियसली आपको पता है ये क्या है बेटा? ये बेसिकली हमारा मिथाइल है। क्या है? ये तुम्हारा मिथाइल है। तो सबसे कम हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ होगा? मिथाइल में, है ना। मिथाइल हैलाइड में सबसे कम होगा, फिर 1 डिग्री हैलाइड में, फिर 2 डिग्री हैलाइड में, फिर
3 डिग्री हैलाइड में। यानी कि सबसे अच्छा SN2 रिएक्शन कौन शो करेगा बेटा? सबसे तगड़ा SN2 रिएक्शन शो करेगा मिथाइल हैलाइड, फिर 1 डिग्री हैलाइड, फिर 2 डिग्री हैलाइड, फिर 3 डिग्री हैलाइड। अब आप एक बात ध्यान देना कि 3 डिग्री हैलाइड में कभी भी हमारा SN2 नहीं होता, SN2 नहीं होता, इस बात को ध्यान देना। 2 डिग्री में डिपेंड करता है कंडीशन कैसा है, कंडीशन के अकॉर्डिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। 1 डिग्री में SN2 हो जाएगा, अच्छा खासा हो जाएगा, ठीक ठाक हो जाएगा, और मिथाइल में मज़े से होगा, मस्त होगा, तड़कते भड़कते तरीके से होगा, बट यहाँ पे नहीं होगा। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि इज देयर SN2 रिएक्शन पॉसिबल इन केस ऑफ 3 डिग्री हैलाइड, तो आपको सीधे एक बार में आंसर देना है नो, कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, असंभव। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट करो, फिर हम लोग नेक्स्ट टर्न पे आगे की बातें पढ़ेंगे। ओके, जल्दी नोट करो। चलो भाई, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि ये स्टेरिक हिंड्रेंस होता क्या है। सबसे पहले आप बात को समझो, ये हो गया हमारा मिथाइल, है ना, H H H, ये हो गया हमारा मिथाइल हैलाइड। समझते जाना, आसानी से एकदम समझ में आ जाएगा, एकदम ध्यान देना, पूरा फोकस। दूसरा क्या हो गया, मैंने 1 डिग्री ले लिया, मान लो ये हो गया हमारा CH3 हो गया ना, इसको मैं लिख दिया H, ये लिख दिया H, ये लिख दिया H, ये हो गया हमारा H, ये हो गया हमारा H, और ये हो गया हमारा X। CH3 देखो 1 डिग्री हैलाइड मतलब कि जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है वो कार्बन फर्दर किसी एक कार्बन से अटैच हो, तो बिल्कुल कर दिए। अब ये मान लो मैं CH3 से अटैच कर दिया इस कार्बन को, तो CH3 को मैं ऐसे तो लिख ही सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं इसमें। अच्छा, अगला देखो, मैं 2 डिग्री हैलाइड की बात करता हूँ, तो ये हो गया C से मैंने X अटैच कर दिया, और यहाँ पे कर दिया मैंने CH H H, और यहाँ पे हो गया हमारा H, सॉरी यहाँ पे मैंने क्या कर दिया CH H H, और यहाँ पे हो गया मेरा H। ठीक है, 2 डिग्री हैलाइड हो गया, पक्की बात। अब आओ 3 डिग्री पे देखते हैं। C, यहाँ पे लगा दिया मैंने X, यहाँ पे मैंने लगा दिया C, यहाँ पे मैंने लगा दिया C, यहाँ पे मैंने लगा दिया C, यहाँ पे भी 3 हैलोजन H H और H H H H H। ठीक है, वीडियो हमारा प्रॉपर पक्का, ठीक। अब देखो ये हो गया, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा मिथाइल हैलाइड, ये क्या हो गया हमारा मिथाइल हैलाइड, ये क्या हो गया हमारा 1 डिग्री हैलाइड, ये क्या हो गया हमारा 2 डिग्री हैलाइड, और ये क्या हो गया हमारा 3 डिग्री हैलाइड। समझ गए बात को? अब देखो स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, इसको प्रॉपर्ली समझते हैं हम लोग, कैसे होता है। अब देखो न्यूक्लियोफाइल को बेसिकली अटैक करना है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बन पे अटैक करना है। अब ध्यान देना, न्यूक्लियोफाइल है क्या, एक नेगेटिव चार्ज का सोर्स। न्यूक्लियोफाइल क्या है, एक ऐसा स्पीशीज जिसके पास एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज है, या फिर एक्सेस ऑफ लोन पेयर है। लोन पेयर मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन पेयर, यही ना हुआ, यही ना हुआ। तो न्यूक्लियोफाइल एक ऐसा चीज़ जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने जा रहा है। ठीक है, तो अब तुम समझो मुझे, अब तुम मुझे एक बात समझाओ, क्या तुमको ये नहीं पता कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? ठीक है बेटा, देखो ध्यान से, तुमको पता है कि एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। देखो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक। अब देखो यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन। जितने बॉन्ड है उतने इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, समझ पा रहे बात को? यहाँ पे भी देखो उसी वे में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन। करते जाओ। अब देखो ध्यान से समझना, एकदम से एकदम आसानी से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। इधर आओ, हर एक बॉन्ड में मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, 2-2 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। समझ पा रहे बात को? हर एक बॉन्ड में 2-2 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। सर ऐसा क्यों कर रहे हो, अभी समझ जाओगे। ऐसा कर क्यों रहे हो, अभी समझ जाओगे, एकदम आराम से समझोगे, बस फोकस इधर नहीं रखना। ठीक है, 1 2 3। अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखो,
न्यूक्लियोफाइल क्या है? एक ऐसा स्पीशीज जिसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियोफाइल का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करना, यही करता है न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। ठीक है, अब ध्यान दो, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आएगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आएगा। न्यूक्लियोफाइल एक तरह का नेगेटिवली चार्ज बंदा है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? ये जो बॉन्ड पेयर में, हर एक बॉन्ड पेयर में जो 2 इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं वो क्या करेंगे? वो इस न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करेंगे कि नहीं करेंगे? तो यही रिपल्सन क्या है? हिंड्रेंस। ये रिपल्सन क्या है? हिंड्रेंस। हिंड्रेंस मतलब क्या? रुकावट। हिंड्रेंस मतलब क्या? वो बेटा रुकावट। ये रिपल्सन क्या है? एक टाइप का हिंड्रेंस है। अब क्योंकि ये रिपल्सन यहाँ पे स्टेरिक मतलब बल्कि ग्रुप की वजह से लग रहा है, तो उसको इस वजह से हम लोग उसको क्या बोलते हैं? स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे 2, 2 4, 2 6 बॉन्ड पेयर की वजह से यहाँ पे रिपल्सन फील होगा। यहाँ पे आओ, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12 बॉन्ड पेयर की वजह से यहाँ पे रिपल्सन फील हो रहा है। यहाँ पे 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 2 14, 2 16, 2 18 बॉन्ड पेयर की वजह से रिपल्सन हो रहा है। और यहाँ पे 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 16, 18, 20, 22, 24 बॉन्ड पेयर की वजह से यहाँ पे रिपल्सन क्रिएट हो रहा है। समझ पा रहे हो? तो स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब क्या? बल्कि ग्रुप आने के से आप क्या समझ पा रहे हो? मैंने चुपचाप क्या किया कि यहाँ पे मिथाइल था, मिथाइल को हटा के 3 जगह पे CH3 लगा दिया। अब CH3 लगाने से क्या हुआ? सिंपल सी बात ये हुआ कि CH3 मैंने लगा दिया, वहाँ पे क्या क्रिएट हो गया? क्या क्रिएट हो गया? अधिक रिपल्सन क्रिएट हो गया, बॉन्ड पेयर बढ़ गए। अब ये बॉन्ड पेयर न्यूक्लियोफाइल को आसानी से आने देंगे? मान लो कि मैं न्यूक्लियोफाइल को कार्बन के पास लाना चाहता हूँ, जगह दिख रहा है तुमको? नहीं दिख रहा है। सर क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि जो बॉन्ड पेयर्स हैं, ये जो बॉन्ड पेयर्स हैं वो कहीं ना कहीं बहुत अधिक रिपल्सन इसको देंगे, इसको बहुत ज़्यादा रिपेल करेंगे, जिसके वजह से न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन तक पहुँच ही नहीं पाएगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल कार्बन तक पहुँच ही नहीं पाएगा। और जब न्यूक्लियोफाइल कार्बन तक पहुँच ही नहीं पाएगा तो SN2 रिएक्शन कहाँ से होगा? समझ पा रहे बात को? तो बस सिंपल सी बात यही समझाना चाह रहा हूँ कि यही प्रोसेस है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस क्यों है? क्योंकि बल्कि ग्रुप के आने की वजह से रिपल्सन बहुत अधिक बढ़ गया। रिपल्सन मतलब हिंड्रेंस, अब बल्कि मतलब स्टेरिक ग्रुप की वजह से रिपल्सन बहुत अधिक बढ़ गया। इस वजह से हम लोग इस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं? स्टेरिक हिंड्रेंस बोल देते हैं। अब आप लोग अगला बात और ध्यान देना, ये तो मिथाइल हैलाइड है, ये 1 डिग्री हैलाइड है, ये 2 डिग्री हैलाइड है, ये 3 डिग्री हैलाइड है। यानी कि जैसे जैसे हमारी डिग्री इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे हमारी डिग्री इंक्रीज हो रही है, क्या स्टेरिक हिंड्रेंस भी बढ़ रहा है, स्टेरिक ग्रुप भी बढ़ रहे हैं। समझ पा रहे बात को? तो यही पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है कि एज द डिग्री इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज। क्यों? क्योंकि डिग्री के इंक्रीज होने की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाता है। तो आपसे बोर्ड में थ्योरेटिकल यही क्वेश्चन पूछना होगा तो कि एक्सप्लेन व्हाई 3 डिग्री हैलाइड और ऑन इंक्रीजिंग द डिग्री ऑफ हैलाइड रिड्यूसेस द रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड SN2। यानी कि जैसे जैसे आप हाइड्रोजन की डिग्री बढ़ाते जा रहे हो, SN2 की तरफ रेट ऑफ रिएक्शन कम कैसे होता चला जाएगा? ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर लोगे? सर जैसे जैसे मैं डिग्री बढ़ाऊंगा, इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं एक बल्कि ग्रुप अटैच कर रहा हूँ। अरे मैं तो सबसे छोटा ग्रुप अटैच किया हूँ, CH3। मान लो कि यहाँ पर भी हाइड्रोजन हटा दूँ, एक कार्बन लगा दूँ, और बढ़ जाएगा, है ना? मैं तो सबसे छोटा बल्कि ग्रुप अटैच किया हूँ, उससे 24 बॉन्ड पेयर का रिपल्सन आ रहा था। समझ पा रहे बात को? तो हमेशा यह बात याद रखना आप लोग कि जैसे आप लोग वीडियो मारा नहीं सर, जैसे आप लोग डिग्री को इंक्रीज करते हो वैसे बल्कि ग्रुप को बढ़ाना पड़ता है। बल्कि ग्रुप के बढ़ने की वजह से रिपल्सन अधिक हो जाता है। अब उसी रिपल्सन को हम लोग बोल देते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। तो आप आई थिंक समझ गए होंगे कि स्टेरिक हिंड्रेंस के बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन कम क्यों हो रहा है SN2 की तरफ। अच्छा सर SN1 की तरफ क्यों नहीं हो रहा था? क्वेश्चन ये आया कि सर SN1 की तरफ सर डिग्री के बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन कम क्यों नहीं हो रहा था? रीजन ये है कि SN1 में पहले बनता था कार्बोकेटायन, मैंने ये कर दिया C पॉजिटिव, यहाँ पर लगा दिया CH3, यहाँ पे भी लगा दिया CH3, यहाँ पे भी लगा दिया CH3। SN1 में पहले बनता था कार्बोकेटायन। अब देखो ये कार्बोकेटायन को 1 2 3 बंदे प्लस आई प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर 3 तरफ से इसको हाइपर कॉन्जुगेशन मिल रहा है। इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन हैं। अब ये अल्फा हाइड्रोजन क्या करेंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू इस कार्बोकेटायन को स्टेबल करेंगे। समझ पा रहे हो? तो SN1 में क्या सीन था? SN1 में पहले कार्बोकेटायन बन जाता था, लेकिन यहाँ पे कार्बोकेटायन नहीं बन रहा है, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमारा SN2 रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता 3 डिग्री हैलाइड में। कोई डाउट, कोई समस्या? नोट डाउन करो जल्दी इसको। चलो भैया अब अगला केस देखते हैं।
केस क्या है? कंडीशन फॉर SN2 रिएक्शन, मतलब चेक करते हैं कहाँ कहाँ पे SN2 होते हैं, कहाँ कहाँ पे SN2 नहीं होते हैं। आइए भैया जी देखते हैं। पहला एक एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल ये ले लिया है ना, और यहाँ पे क्या ले लिया? CBr H2 हो गया, डबल बॉन्ड लगा दिया। यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया? H लगा दिया, है ना। 1 2 3 4, ठीक है, पक्की बात है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेके आ जाऊँ तो क्या यहाँ पे SN2 रिएक्शन होगा? क्या यहाँ पे SN2 रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? अब आओ ध्यान समझते हैं, ध्यान से समझना। ब्रोमीन जो है वो 17th ग्रुप का एलिमेंट है, यानी कि इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिया होगा। अरे एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो एक ये कार्बन शेयर किया होगा, एक ये ब्रोमीन शेयर किया होगा। अब बचे कितने? 7 में से कितने बचे? 6 बचे, ये लगा लो 6। फिर से बोल रहा हूँ, ब्रोमीन 17th ग्रुप का एलिमेंट है, इसका मतलब इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7। एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में चला गया और 2 बाकी 6 इलेक्ट्रॉन एजिटिव बचे हैं। अच्छा, अब देखो, अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। सर लोन पेयर है, क्या है? लोन पेयर है, सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। लोन पेयर LP लिख दिया, सिग्मा और ये पाई। क्या लोन पेयर सिग्मा पाई जब आपस में अल्टरनेट पोजीशन पे होते हैं तो वहां पे रेजोनेंस नामक चीज नहीं हो जाती क्या? रेजो बोलो, रेजोनेंस नामक चीज हो जाती है ना सर? बिल्कुल हो जाती है। तो अगर रेजोनेंस हो जाएगा तो करा दो, नेकी और पूछ पूछ। ये लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट किया, ये पाई बॉन्ड इधर पे चला गया, क्या बन गया? H2C, इस पे आ गया नेगेटिव, CH और डबल बॉन्ड Br, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव। समझ पा रहे बात को? कोई दिक्कत? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो इसका मतलब फिर क्या होगा? दोबारा ये कार्बन जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया वो इस तरह से अटैक करेगा, वो ऐसे जाएगा। ये प्रोसेस बार बार चलता रहेगा, बार बार चलता रहेगा। इसका मतलब यही दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बार बार रिपीट होते रहेंगे। तो रियल स्ट्रक्चर के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग बना देंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। RH मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड ही तो क्या होता है? जितने भी रेजोनेंस वाले स्ट्रक्चर हैं उन सबका एक रियल स्ट्रक्चर होता है, वो क्या होता है? रेजोनेंस हाइब्रिड। तुम लोग बनाएंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या होगा रेजोनेंस हाइब्रिड में? बोलो क्या होगा? तो क्या करोगे कि सर जहाँ जहाँ पे आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है वहाँ पे पार्शियल बॉन्ड कर दो। CH2 CH Br कर लिया, अब बाकी हर जगह पार्शियल बॉन्ड क्रिएट कर दो। कर दिया, कोई समस्या, कोई दिक्कत ना? सर कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे कितना आया था बेटा? नेगेटिव आया था ना, नेगेटिव आया था ना, तो रेजोनेंस हाइब्रिड में इसको डेल्टा नेगेटिव कर देंगे। क्यों? क्योंकि कभी चार्ज यहाँ पे आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है। इसका मतलब पूरी तरह से चार्ज तो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो हम लोग उसको डेल्टा नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे पॉजिटिव आया था, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे? डेल्टा पॉजिटिव। क्या ये बात भी क्लियर है? क्या ये बात भी क्लियर है? अब देखो अब इस मतलब एक्चुअल में क्या हो रहा है? हम लोग इस बंदे को न्यूक्लियोफाइल से अटैक करवा रहे हैं। एक्चुअली में हम लोग इस चीज को न्यूक्लियोफाइल से अटैक करवा रहे हैं। बोलो अलंकृत। तो अब मेरे को सिंपल सी बात ये बताओ कि जब हम लोग इस चीज को न्यूक्लियोफाइल से अटैक करवाएंगे तो क्या SN2 होगा? सर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि SN2 में क्या था? सिंगल बॉन्ड ब्रेक होता था, सिंगल बॉन्ड फॉर्म होता था ना। यहाँ पे क्या आ गया? पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या इस पार्शियल डबल बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा कि डिफिकल्ट होगा? डिफिकल्ट होगा। तो अगर पार्शियल डबल बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट हो गया तो क्या न्यूक्लियोफाइल ऐड हो पाएगा क्या? अरे जब बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, इसके वैलेंसी बचेगा ही नहीं, तो ऐड कहाँ से होगा? सिंपल सी बात। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? मैं बोल दूँ, लिखोगे क्या? बोल दूँ? पक्का? पहले स्ट्रक्चर बना लो, पहले स्ट्रक्चर बना लो। नहीं स्टॉप रहने दो, स्ट्रक्चर बना लो पहले जल्दी से। अच्छा इसका नाम क्या है बेटा? अन्नी नाम क्या होगा इसका? ये ना इसकी एक कैटेगरी बताई थी मैंने, इसकी मैंने एक कैटेगरी बताई थी। अलंकृत बता नाम क्या होगा इसका? भूल गए? CH2CH। अरे बेटा ये विनाइलिक है। विनाइलिक। यहाँ पे अगर X होता तो हाईलाइट लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे Br है तो ब्रोमाइड लिखेंगे। समझ में आया? तो क्वेश्चन सीधे बोलेगा
मैं जब बोर्ड में था तो मेरे पेपर में क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन वाई SN1 एंड SN2 रिएक्शन बोथ आर नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ विनाइलिक एंड फिनाइलिक। सीधे ही क्वेश्चन आया था, समझ में आ रहा है? तो इसको विनाइलिक कहते हैं गधे, रिवाइज किया कर, भूल गए, ज़्यादा भूल रहे हो। बाकी समझ में आया ना? नाम बेटा जरूर याद रखना, क्वेश्चन तुमको आता रहेगा, तुमको नाम पता है, अरे वहाँ पे पेपर विनाइलिक फिनाइलिक क्या होता है यार, सर तो पढ़ाया ही नहीं। और घर आके बोलोगे सर आप नहीं पढ़ाए थे, क्वेश्चन पेपर में आ गया, मैं बोला देखो यही पढ़ाया था। हाँ ये चीज़ें ठीक नहीं है ना, रिवाइज करते रहो। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, कंटेंट जितना मिल रहा है, मैं आज से 10 या 11 तारीख को, तुम लोग रेगुलर आ रहे हो ना यहाँ पे, 10 या 11 तारीख को मैं लेके बैठूंगा PYQ, 50 से 60 PYQ इसी क्लास में कराऊंगा, एकदम धड़ाधड़ बनेंगे, देखते बनेंगे। अब फिर अगली बात बता रहा हूँ कि जब अगर ये 50-60 कर लिए ना तुम PYQ, मैं क्लेडेन से क्वेश्चन कराना शुरू कर दूंगा। टफेस्ट बुक है वन ऑफ द ऑर्गेनिक की, मैं वहाँ से क्वेश्चन कराना शुरू कर दूंगा। बट उसके लिए आपको रिवीजन करते तो रहो। तुमको लगे कि सारे केसेस डिस्कस हैं, यही तो है ऑर्गेनिक की खूबसूरती कि दिमाग नहीं लगाना। फिजिकल में बस होता है कि फिजिकल में न्यूमेरिकल, उसमें तो सॉल्व तो करना पड़ता है, उसमें भी मैं बहुत मक्खन कराऊंगा। बट ये अब मेरा टारगेट यही है कि मैं जब तक यहाँ पे हूँ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पूरा कंप्लीट करा के जाऊँ। उसके लिए जितनी मेहनत मेरे करनी पड़े, जितनी मेहनत आपको करनी पड़े, पूरा मेरा यूटिलाइजेशन करवा लो आप लोग के लिए बेटर है, ठीक है। बाकी फिर कॉलेज पहुंच जाने के बाद बहुत सारे काम हो जाते हैं अपने भी, बिजी आदमी। यही क्लास होता था, एकदम भरा हुआ होता था। वो वाला तो बहुत अधिक था, उसमें प्रॉपर वो क्लास उसमें प्रॉपर यादें बनी पड़ी हैं। वो मेरा फर्स्ट बैच था ना, प्रॉपर यादें बनी पड़ी हैं। वो रूम हमेशा मेरा रहेगा। ये बताइए सर, हाँ कोई ऐसा स्ट्रक्चर देना, हाँ, उसमें SN1 और SN2 कंपेयर करने को बोले। क्या बोले? SN1 और SN2 कंपेयर। हाँ ओके, SN1 भी नहीं होगा, SN2 भी नहीं होगा। SN1 के लिए बॉन्ड ब्रेक होना जरूरी है, कार्बोकेटाइन बनना जरूरी है। चलो अगली बात बताता हूँ SN1 के लिए। हालांकि मैंने ये क्लास केस करा रखा है, पेपर कह रहा हूँ, लेक्चर में करा रखा है ये केस। बट फिर सुन लो, तुमने बोला कि सर सेम है, इसमें SN1 और SN2 कंपेयर करने के लिए बोल दे। तो चलो SN1 के लिए क्या होगा, सबसे पहले बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बना दो कार्बोकेटाइन। पहली बात तो बनेगा नहीं, क्यों? पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया है, तो नॉर्मल एनर्जी पे तो कार्बोकेटाइन बनने से रहा है ना। चलो दूसरी तो मैंने बना दिया, सर बना दो जबरदस्ती। अब देखो ये क्या हो गया, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। अब sp2 यानी कि इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना हो गया, बोलो? 33.33, इतना परसेंट है। अगर sp3 होता उस केस में परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना होता, 25%। 25% होता ना परसेंटेज एस, बोलो? तो अब बताओ sp2 में परसेंटेज एस अधिक है कि नहीं? sp2 में परसेंटेज एस अधिक है कि नहीं? तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि इस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छा है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल, भयंकर अनस्टेबल। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमेशा चाहता है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन आए। ये पॉजिटिव कहाँ से आ गया, इसको बिल्कुल भगाना चाहेगा, पूरी जान लगा के भगाना चाहेगा। तो सर भगा तो जल्दी पाएगा नहीं, तो इसको बनने ही नहीं देगा। आप पैसों को लेके बहुत अधिक कंजूस हो, मजा है मैं आपकी जेब से 1 रुपये निकाल लूँ? अब आपके जेब से अगर पैसे चले जाएंगे तो आप परेशान तो रहोगे, मानता हूँ परेशान रहोगे। तो आप उस परेशानी से बचने के लिए क्या करोगे, पूरी जान लगा दोगे मैं पैसे नहीं निकाल पाऊँ। पैसे मीन्स इलेक्ट्रॉन, ठीक बात है, समझ में आ रहा है सबको? तो आपको समझ में आया कि SN1 भी क्यों नहीं होगा? तो SN1 SN2 दोनों नहीं हो रहा बच्चा, यहाँ पे किसी कीमत में नहीं हो रहा है, कार्बोकेटाइन बनेगा ही नहीं। और सेम जो ये यहाँ पे ये जो सीन था, वही सेम केस किस में होगा, फिनाइलिक में भी होगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे नो SN2 रिएक्शन। क्या लिखोगे यहाँ पे, नो SN2 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन नहीं होगा, ये केस तो मैंने करा दिया है, SN2 भी नहीं होगा। अब देखो शॉर्ट नोट्स जब आप लोग बनाओगे तो कई लोगों को समझ में नहीं आता कि सर शॉर्ट नोट्स बनाना कैसे है। ऐसे ही तो बनाना है, मैंने तो आपको कंपेयर करवा दिया कि SN1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब आप पूरा मैकेनिज्म तो आप लिखोगे नहीं, प्रॉपर नोट्स रिवाइज कर लिया। एक बार जब आप नोट्स को अच्छे से रिवाइज कर लेते हो, शॉर्ट नोट्स में सीधे लिखना
विनाइलिक, फिनाइलिक, नो SN1 नो SN2 खत्म। ब्रिज हेडेड कार्बन, नो SN1 नो SN2 खत्म। ऐसे लिखना होता है आपको पेपर में, मतलब शॉर्ट नोट्स में। अब शॉर्ट नोट्स आप पढ़ोगे तो वहाँ से आपके नोट्स की पूरी इमेज आपके दिमाग में आनी चाहिए कि सर ने ऐसे ऐसे करवाया था। इसीलिए कहता हूँ कि लेक्चर को आप जितना अटेंटिव होकर सुन सकते हो, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जितनी किताबें आप आसपास देख रहे हो, अपने लाइब्रेरी से लेकर कहीं से लेकर या फिर कहीं का नोट्स देख रहे हो, मैं भी पढ़ाई किया हूँ ना, हर जगह कंटेंट मिक्स एंड मैच हैं, प्रॉपर रिलेवेंट चीज़ें दे रहा हूँ, एक जगह से ना कम ना एक जगह से अधिक, सब कुछ मिलेगा आपको। तो इस तरह से शॉर्ट नोट्स बनाना जरूरी क्यों है सर? मान लो कि अगर 40 पेज का नोट्स हो गया एक चैप्टर का, तो लास्ट मोमेंट पे आपके लिए पैनिक क्रिएट करेगा 40 पेज पूरा। अगर आप शॉर्ट नोट्स हर चैप्टर के बाद बनाते जा रहे हो, उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आप हर एक चैप्टर के बाद शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप रिवीजन कर रहे हो। अब रिवीजन कर रहे हो, इसका मतलब 2 दिन बाद फिर शॉर्ट नोट्स पलटा, सारे इमेज दिमाग में दोबारा से क्रिएट हो गए, भूलोगे नहीं चीज़ों को। शॉर्ट नोट्स बनाना मतलब पहले पूरे नोट्स को पढ़ना फिर लिखना, यही प्रोसेस होता है ना, ध्यान दो नहीं। तो यहाँ पे SN2 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा समझ में आया? तो लिखो एज पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप्ड because of resonance in विनाइलिक ब्रोमाइड। पेपर में ब्रोमाइड या क्लोराइड कुछ भी लिख सकता है, तो आप इस वजह से हम लोग जनरल टर्म में उसको हैलाइड लिखते हैं, है ना। इन विनाइलिक ब्रोमाइड क्या होता है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाता है, विच इज डिफिकल्ट टू ब्रेक, हो गया। एंड हेंस विनाइलिक ब्रोमाइड डू नॉट शो SN2 रिएक्शन, है ना। अब देखो क्लास 10 से रिलेट करा दूं मैं, क्लास 10th की चलो याद ताज़ा करता हूँ। क्लास 10th में एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि जो रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी है वो प्रोडक्ट से बिल्कुल अलग क्यों होती है, याद आ रहा है कुछ? क्लास 10th में एक टॉपिक पढ़ाया था कि जो प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है वो रिएक्टेंट से बिल्कुल अलग क्यों होती है। फिर मैंने क्या बताया था? वो अलग इसलिए होती है क्योंकि केमिकल रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटते हैं और नए तरह से रीअरेंज होकर प्रोडक्ट बनते हैं, पढ़ाया था। तो हो क्या है केमिकल रिएक्शन में? बॉन्ड टूट रहा है, रीअरेंज तो तब होगा ना कि जब पहले बॉन्ड टूटे। न्यूक्लियोफाइल तो यहाँ पे तब ऐड होगा ना जब पहले ये कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड टूटेगा। रिलेट हो रहा है, रिलेट करते रहोगे। अगर आप साइंस रिलेट करके पढ़े हो आसान है। न्यूक्लियोफाइल तो यहाँ पे तब ऐड होगा ना जब कार्बन और ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड टूटे। टूट ही नहीं रहा साला, टूट ही नहीं रहा, जुड़ेगा कहाँ से? समझ में आया? तो क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, साथ साथ दोनों काम होते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन बॉन्ड ब्रेकिंग साथ में होते हैं, मानता हूँ, लेकिन दूसरा टूटने का नाम नहीं ले रहा तो जुड़ कहाँ से पाएगा? कार्बन बोलेगा भाई मैं तुझे अपने साथ रखना तो चाहता हूँ, लेकिन ये बहुत पॉजिटिव बंदा है, छोड़ के नहीं जा रहा यार, हैं, लॉयल निकल गया। ठीक, यहाँ पे क्या आ गई? लॉयल्टी आ गई। इस वजह से SN1 SN2 नहीं होगा। तो जहाँ पे लॉयल्टी होती है वहाँ पे रिएक्शन नहीं होता। ठीक है, बात समझ गए? दोनों नहीं होता। अगर एक बार फिनाइलिक हैलाइड, ठीक, फिनाइलिक मतलब विनाइलिक में ऐसे ही पूछेगा, विनाइलिक में होता है? नहीं होता। SN1 होता है? नहीं होता। SN2 होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता है? ऐसा कहीं भी रेजोनेंस होगा तो दोनों में नहीं होगा। हाँ, नहीं रेजोनेंस नहीं, डायरेक्टली रेजोनेंस अगर है, डायरेक्ट रेजोनेंस अगर है तब दोनों नहीं होगा। और जब पार्शियली रेजोनेंस होता है दिखाता हूँ, सारे केसेस कंप्लीट कराऊंगा अभी। ठीक है, आगे पीछे भागने कोई मतलब नहीं है। अब चलो फिनाइलिक कर लें, फिनाइलिक कर लें। अब तुम लोग मेरे को गाइड करना, फिनाइलिक मतलब क्या, फिनाइलिक हैलाइड मतलब क्या। इस बार मैं ब्रोमाइड क्लोराइड नहीं लिखता हूँ, मैं सीधे हैलाइड लिखता हूँ, है ना। फिनाइलिक हैलाइड मतलब क्या बताओ नहीं, फिनाइलिक हैलाइड मतलब क्या? पीएच, OH, उसको फिनॉल कहते हैं।
हाँ तुम पता है फिनाइलिक हैलाइड पूछ रहा हूँ, तुमको पता है फिनाइलिक हैलाइड कैसा होता है? वो अच्छा एक्स होता है वो तो बेंजीन रिंग को, ये जो बेंजीन रिंग है इसको हम लोग फिनाइल रिंग भी कहते हैं। क्या है? फिनाइल, PHENIL। आपने देखा होगा कि बेंजीन की जगह पे कई बार क्वेश्चन में PH लिख देते हैं, देखा है? मतलब एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया तूने, नहीं देखा, हम देखे ही नहीं ऐसा क्वेश्चन आया। मतलब एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया तूने अभी तक, NCERT तक नहीं खोला तू। ये फिनॉल बोलते हैं पीएच का, वही होता है। फिनॉल तब होता है, ये बेंजीन हो गया, ये बेंजीन हो गया, बेंजीन के ऊपर में OH तब फिनॉल है। ये पता है, लेकिन हम पीएच को वो बोलते हैं फिनॉल। क्या इंसान है यार, ये फिनॉल बोल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। समझ में आ गया तुम्हारे नंबर कहाँ चले जाते हैं? सर पढ़ते तो हैं, नंबर नहीं आते। समझ गया मैं। यहाँ पे X लगा दिया, सही गलत है, यहाँ पे X लगा दिया है ना। अब ये क्या हो गया? फिनाइल हैलाइड। फिनाइल ग्रुप से, फिनाइल मतलब बेंजीन ग्रुप से डायरेक्टली हैलोजन अटैच कर दो, फिनाइल हैलाइड। फिनाइल हैलाइड इज अ टाइप ऑफ हेलोअरीन। फिनाइल हैलाइड ही हेलोअरीन है, फिनाइल हैलाइड ही हेलोअरीन है। तो ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है कि हेलोअरीन में SN1 SN2 क्यों नहीं होता? फिनाइल हैलाइड से बता देना है। पहले लिखना है डेफिनेशन, हेलोअरीन आर दी हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये तो इसको हटा दो, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो गया। हेलोअरीन्स आर दी हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इन बेंजीन रिंग इफ हेलोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड देन इट इज सेड टू बी हेलोअरीन। अगर बेंजीन से डायरेक्टली हम लोग हेलोजन को अटैच कर दे तो हेलोअरीन हो जाएगा। दिक्कत, अरीन मतलब ये, हेलो मतलब ये। कोई डाउट यहाँ पे? हेलोअरीन को ही अराइल हैलाइड भी कहते हैं, ठीक। अब जब इतना बात लिख दिए, अब फिर वहाँ पे लिखोगे कि X यानी कि हाइड्रोजन है डबल बॉन्ड, इसके पास क्या है? लोन पे, इसके पास पाई बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड सिग्मा और ये पाई हो गया कॉन्जुगेशन। तो मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसमें चेक करना है SN2 होगा कि नहीं होगा। न्यूक्लियोफाइल पहले मैंने ले लिया ना। अब देखो क्या होगा, लोन पेयर होगा इसके पास, 17th ग्रुप का एलिमेंट है भाई हेलोजन, लोन पेयर होगा तो ये सीधे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाएगा ना। तो मैं सीधे पहले क्या बनाता हूँ इसका, RH क्या बनाता हूँ, RH मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड। सर रेजोनेंस हाइब्रिड क्यों बना रहे हो? रियल स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड होता है ना। आपने देखा होगा कि बेंजीन के बीच में ऐसे एक गोला आ जाता है, ये गोला ऑक्सीजन नहीं होता। एक बच्चे ने पूछा था कि सर इसमें ऑक्सीजन क्या कर रहा है, कहाँ से आ गया? ऑक्सीजन ही पूछते ठीक। तो ये बेसिकली है क्या? ये बेसिकली इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ऐसे पार्शियल डबल बॉन्ड हर जगह घूम चुका होता है, तो इसको हम लोग डॉटेड से लंबा से ज्वाइन कर देते हैं। पार्शियल डबल बॉन्ड, उसी को हम लोग गोला से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हेलोजन होता नहीं है वहाँ पे, मतलब ऑक्सीजन नहीं होता, ठीक है। तो जब मैं इसका बनाऊंगा रेजोनेंस हाइब्रिड, क्या बनाऊंगा बेटा? रेजोनेंस हाइब्रिड। तो क्या हो जाएगा? एक मिनट, ठीक है। सबसे पहले क्या बनाएंगे इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेंस हाइब्रिड में जहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड आने के चांसेस हैं, अब जैसे ये लोन पेयर जब यहाँ पे आएगा रेजोनेंस करेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा ना, तो वहाँ पे क्या कर देंगे, पार्शियल डबल बॉन्ड। ये लगा दिया X, आ गया पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया। अब सेम वही रीजन, जो वहाँ पे था, तुमसे क्वेश्चन पूछेगा ये क्या है हमारा? फिनाइल हैलाइड। क्या है? फिनाइल हैलाइड। तो तुमसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? फिनाइल हैलाइड में बताओ SN1 या SN2 रिएक्शन क्यों नहीं होता? क्या बोलोगे? हाँ, बिकॉज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप। क्यों होता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप? ये हो गया हमारा लोन पेयर, ये हो गया सिग्मा और ये हो गया पाई। तो जब भी लोन पेयर सिग्मा और पाई बॉन्ड आपस में अल्टरनेट मतलब क्या, एक छोड़ के, लोन पेयर हो गया, लोन पेयर के बाद सिग्मा आ गया, डबल बॉन्ड नहीं है ना, फिर ये पाई आ गया, एक छोड़ के एक आ जाए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अल्टरनेट पोजीशन इसको कहते हैं। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? रेजोनेंस हो जाएगा। तो सेम रीजन वही लिखोगे, सेम वही रीजन लिखोगे इन फिनाइल हैलाइड। हाँ पहले इसको बनाओ, इसको पहले बनाओ। अन्य पॉज कर दो, ठीक है बेटा, इतना समझ आ गया। अब लिखवा दो स्टेटमेंट, लिखो इन फिनाइलिक हैलाइड
देयर विल अ क्रिएशन ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, there will a creation of partial double bond character happen, there will a creation of partial double bond character happen, partial double bond character happen because of lone pair pi conjugation, because of lone pair pi conjugation. अब ब्रैकेट में लिख लेना रेजोनेंस कॉन्जुगेशन, पाई कॉन्जुगेशन, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? रेजोनेंस, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? रेजोनेंस। ठीक है, पक्का? अब लिखो दिस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, this partial double bond character, this partial double bond character is difficult to break, है ना? ये जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया इसको तोड़ना कठिन है, इज डिफिकल्ट टू ब्रेक, हैंस आराम से निकल, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हैंस phenylic halide cannot show SN2 रिएक्शन। सेम रीजन जो विनाइलिक में था, सेम रीजन किस में आ गया? फिनाइलिक में। अब देखो सेम रीजन ब्रिज हेडेड में भी आएगा, ब्रिज हेडेड में भी सेम रीजन आएगा। ठीक है, मिटा दो इसको, चलो इसको मिटा देता हूं मैं। आओ अगला केस पढ़ते हैं। अगला केस क्या है? ब्रिज हेडेड कार्बन डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसे SN1 में कराया था ना, ब्रिज हेडेड कार्बन का पोजीशन वही करने जा रहा हूँ। देखो कैसा था स्ट्रक्चर, यही था, यही था ना, थोड़ा सा ज़्यादा खराब बन गया। तो इसको सही से बना देता हूँ, ठीक से नहीं बनाई। अब ठीक है, ठीक है। तो अब समझो, सबसे पहले ब्रिज हेडेड कार्बन क्या होता है, कहाँ पे होता है, इसको समझ लो। अगर दो साइक्लिक मॉलिक्यूल आपस में अटैच हैं, दो साइक्लिक रिंग के मॉलिक्यूल अगर आपस में अटैच हैं, यानी कि अगर देखो दो रिंग आपस में अटैच हैं, उसको क्या बोलोगे? बाईसाइक्लिक। अब उनका ओरिएंटेशन अपोजिट होना चाहिए, मतलब कि एक मान लो इस प्लेन में है, एक दूसरे प्लेन में है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड भी हो सकता है, दो अलग अलग एक्सिस में प्रेजेंट होने चाहिए। मान लो कि एक इस एक्सिस पे है और दूसरा इस एक्सिस पे है, तभी सही है। तो इसमें क्या है बेटा, एक आपको प्लेन तो ऐसा दिख रहा है और एक प्लेन बाहर की तरफ आया हुआ दिख रहा है, इस पर। तो इस मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कहते हैं? बाईसाइक्लिक मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं? अलग अलग एक्सिस में। हाँ, बाईसाइक्लिक मॉलिक्यूल। क्या बाईसाइक्लिक मॉलिक्यूल सुनना है? अब देखो किस कार्बन से बाईसाइक्लिक मॉलिक्यूल जो हैं वो इस कार्बन पे डायरेक्टली दूसरे प्लेन में जा रहे हैं, है ना? तो ये वाला जो कार्बन होता है बेटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रिज हेडेड कार्बन। क्या बोलते हैं? क्या बात समझ में आया? क्या बात समझ में आया? अब मैं ब्रिज हेडेड कार्बन पे यहाँ पे लगा दो एक्स या फिर यहाँ पे लगा दो एक्स। चलो मैं दोनों जगह पे लगा देता हूँ एक्स। और कोई नहीं बोल सकते हैं। हाँ? कार्बन को ब्रिज हेडेड क्यों बोल सकते हैं? अब दूसरे को क्यों बोलोगे? देखो ब्रिज हेडेड कार्बन बोलने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बेटा जो ब्रिज हेडेड कार्बन होते हैं बेटा, ये हमेशा sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होते हैं। मतलब ये हमेशा नॉन प्लेनर होंगे। क्या होंगे? नॉन प्लेनर होंगे। ये जो हमारे ब्रिज हेडेड कार्बन होते हैं, ये हमेशा नॉन प्लेनर होते हैं। हाँ, 3 बॉन्ड रहेंगे। सिमिलरली ये भी क्या होगा? नॉन प्लेनर। प्लेनर के लिए sp2 जाता है।
प्लेनर के लिए sp2 जाता है। समझ में आ गया बात। अब अगली बात ध्यान देना कि जो ब्रिज हेडेड कार्बन होता है, मैंने इसको न्यूक्लियोफाइल से ट्रीट करा दिया, ले लिया मैंने न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे क्या होगा, नो रिएक्शन टुवर्ड्स SN2 और SN1, दोनों की तरफ कोई रिएक्शन नहीं शो करेगा। सर अब इसके पीछे का रीजन क्या है? अब ध्यान देना, SN2 में क्या बनता था, ट्रांजिशन स्टेट। SN2 में क्या बनता था, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट का हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp2 हाइब्रिडाइज ट्रांजिशन स्टेट बनता था। sp2 हाइब्रिडाइज ट्रांजिशन स्टेट बनता था SN2 में। SN1 में क्या होता था, SN1 में क्या बनता था, SN1 में बनता था इंटरमीडिएट, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। अब वहाँ पे कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट में कार्बन का क्या था, sp2 था, उसमें भी sp2 था। कार्बोकेटाइन जो बन रहा था वो भी sp2 था, पक्की बात है। तो अब आपको पता है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp2 है, उस केस में ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। यही होती ज्योमेट्री, ट्राइगोनल प्लेनर। अब प्रॉब्लम क्या है, अच्छा ट्राइगोनल प्लेनर इसका मतलब बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, बॉन्ड एंगल आइडियल एंगल 120 डिग्री होनी चाहिए। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यही है बच्चा कि ये जो ब्रिज हेडेड कार्बन होते हैं, इस तरह इसको ब्रिज हेडेड कार्बन क्यों, क्योंकि ये वो कार्बन है, वो अटैचमेंट है जहाँ पे दूसरा रिंग आके अटैच हो रहा है। तो ये कार्बन क्या हो गए, ब्रिज हेडेड कार्बन हो गए। अब इनके साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है, इनके साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये कभी भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन अचीव कर ही नहीं सकते। ब्रिज हेडेड कार्बन कैन नेवर अचीव sp2 हाइब्रिडाइजेशन। समझा रहे बात। अब जब ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन कभी अचीव कर ही नहीं सकते, तो ये SN1 SN2 कैसे शो करेंगे, SN1 SN2 दोनों में जो हमारा SN2 में जो हमारा ट्रांजिशन स्टेट था वो sp2 था, SN1 में जो हमारा इंटरमीडिएट था वो SN2 था। और निखित प्रॉब्लम यही आ रही है कि कभी भी SN1 SN2 अचीव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये कार्बन हमेशा होता है नॉन प्लेनर, ये कभी भी प्लेनारिटी नहीं पा पाएगा, इसको कभी भी प्लेनारिटी नहीं मिलेगी। अब जब इसको कभी भी प्लेनारिटी मिलेगी ही नहीं, तो ये sp2 होगा कैसे, समझ गए बात को। तो इसी पॉइंट को प्रॉपर्ली आपको समझना है, लिखो इन ब्रिज, पहले इसको बना लो, जल्दी बनाओ इसको। जो बातें मुंह से बोली वो समझ में आया आप लोगों को, जल्दी बनाओ। अनिकेत जल्दी बनाना। यानी कि अगर हमारा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करता है, चाहे न्यूक्लियोफाइल हमारा यहाँ पे अटैक करे, दोनों ही केस में SN2 नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि ये दोनों पोजीशन में कोई भी पोजीशन कभी भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन को अचीव नहीं कर पाएगा। तो अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन को अचीव नहीं कर रहा है तो प्लेनर नहीं हो पाएगा। तो हमेशा इस बात को ध्यान देना कि चाहे SN1 है चाहे SN2 है, इन दोनों ही केस में इंटरमीडिएट हो या ट्रांजिशन स्टेट हो, वो क्या होता है, प्लेनर होता है। क्या होता है बेटा, प्लेनर होता है। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट दोनों ही कभी प्लेनर नहीं हो पाएंगे। अगर दोनों ही प्लेनर नहीं हो पाएंगे तो यहाँ पे SN1 और SN2 रिएक्शन शो नहीं होगा। ये कौन सा रूल है, इसको कहते हैं ब्रेड्स रूल। क्या कहते हैं, ब्रेड्स रूल। ब्रेड्स रूल मतलब अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल। चलो पहले इसको मैं लिखवाता हूँ, सारी बातों को लिख लो फिर मैं लिखवाता हूँ। यहाँ पे दो देखो, एक तो ये हो गया और एक तो ये हो गया, दो रिंग दिख रहे हैं ना, इस वजह से हम लोग इसको कहते हैं बाईसाइक्लिक मॉलिक्यूल। और ये मॉलिक्यूल बिल्कुल इसके तरह सेम है। ये मॉलिक्यूल को लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये और ये एक ही चीज़ है। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर की रिंग ये भी है। 1 2 3 4 5 6। अच्छा इसमें बताओ ब्रिज हेडेड कार्बन कौन सा होगा, एक ये वाला और एक ये वाला, है ना। तो ऐसा स्ट्रक्चर दे या फिर ऐसा दे, कंफ्यूज नहीं होना। एक रिंग है उसका दो पार्ट दूसरे रिंग से, हाँ ठीक है, जल्दी करो। नहीं हो गया, लिखो अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल, देख लो। है ना, ब्रेड्स रूल की स्पेलिंग यही है।
अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल, sp2 hybridized या फिर sp2 हाइब्रिडाइजेशन लिख लो, है ना। sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया आर नॉट पॉसिबल फॉर ब्रिज हेडेड कार्बन, मतलब ब्रिज हेडेड कार्बन कैन नेवर अचीव sp2 हाइब्रिडाइजेशन। हो गया, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। हेडेड कार्बन, ब्रिज हेडेड कार्बन कौन से हैं? एक ये वाला, एक ये वाले, है ना। हो गया। एक और रिंग ला देंगे तो हो जाएगा, वो भी करना है। डिपेंड करता है कहाँ से लाते हो ना, डिपेंड करता है किस पोजीशन से लाते हो। बाईसाइक्लिक मॉलिक्यूल को अगर आप पढ़ना चाह, आपके सिलेबस में उतना है नहीं, ये मेंस तक जितना था मैंने बता दिया। अगर आप इसको और अधिक पढ़ना चाहते हो तो मैं पढ़ा दूंगा किसी दिन स्पेसिफिक, ठीक है। ऐसे ऐसे मत करो, इतना ही आएगा। अंदर आ जाए तो इसके हाँ, अगर ये प्लेन के अंदर चला गया तो प्लेन के बाहर ही तो है। ये सपोज कर लो, क्या दिखाऊं मैं, ये तुम्हारी कॉपी है, ये लो। ये मान लो एक प्लेन है, या तो प्लेन के ऐसे बाहर आ जाए या इस प्लेन के अंदर चला जाए। अलग अलग प्लेन में है ना, दो अलग अलग प्लेन में होना चाहिए बस। बाहर आ जाए अंदर आ जाए उससे नहीं। ये तो मैं जनरल रिप्रेजेंट कर दिया, 2D पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आपको फील तो दिला नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो क्या लिखवाया है? नॉट पॉसिबल फॉर ब्रिज हेडेड कार्बन, है ना। अगला पॉइंट लिखो, हेंस लिखो, पहले ये हेंस मत लिखो, एज लिखो, एज sp2 हाइब्रिडाइजेशन नॉट पॉसिबल, sp2 हाइब्रिडाइजेशन नॉट पॉसिबल in sp2 hybridization not possible in bridge headed carbon ब्रिज हेडेड कार्बन। हो गया। हेंस ब्रिज हेडेड कार्बन कैन नेवर बी प्लेनर, ब्रिज हेडेड कार्बन कैन नेवर बी प्लेनर, है ना। इसका मतलब कोई प्लेनर नहीं हो पाएंगे, समझ गए बात। अब अगली बात, अगर ये प्लेनर नहीं होंगे, अब अगर ये प्लेनर नहीं होंगे, अगला पॉइंट लिखो, इन SN1 देखो, इन SN1 एंड SN2 बोथ रिएक्शन, in SN1 and SN2 both reaction, the intermediate and the transition state, the intermediate and the transition state, and the transition state, and the transition state, एक मिनट, हेलो, हाँ बाबा प्रणाम, ठीक है। तो ये लिखा था ना कि इन SN1 एंड SN2 बोथ रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड ट्रांजिशन स्टेट आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, हेंस प्लेनर, हेंस प्लेनर। हो गया। अब अगला पॉइंट क्या लिखोगे? अब मतलब वहाँ पे दोनों प्लेनर हो रहे थे, लेकिन ब्रिज हेडेड कार्बन किसी कीमत पे प्लेनरिटी को एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, प्लेनरिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो अगला पॉइंट लिखो, एज ब्रिज हेडेड कार्बन कैन नेवर बी प्लेनर, एज ब्रिज हेडेड कार्बन कैन नेवर बी प्लेनर, एज ब्रिज हेडेड कार्बन कैन नेवर बी प्लेनर, हेंस कैन नेवर बी प्लेनर, नेवर बी प्लेनर, हेंस hence bridge headed carbon can never show SN1 as well as SN2 reaction, ठीक है। सही, ठीक बात है, समझ गए आप लोग। तो ब्रिज हेडेड कार्बन कभी भी SN1 या फिर SN2 रिएक्शन शो करता है? नहीं करता। रीजन समझ में आ गया? रीजन समझ में आ गया। तो अब बताओ SN2 रिएक्शन कौन कौन शो नहीं करता? ये ब्रिज हेडेड कार्बन, विनाइलिक हैलाइड और फिनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड, फिनाइलिक हैलाइड, ब्रिज हेडेड कार्बन, ये कभी भी SN2 रिएक्शन शो नहीं करते हैं। SN1 करते हैं? नहीं, ठीक है, तीनों नहीं करते हैं, ठीक है, पक्की बात। अब चलो इसको इरेज करता हूँ और आगे का कॉन्सेप्ट समझते हैं।
ठीक है। अब देखो बेटा हम लोग चेक करते हैं कि एलाइलिक हैलाइड में SN2 रिएक्शन होता है कि नहीं। सबसे पहली बात, एलाइलिक हैलाइड होता क्या है बताओ, स्ट्रक्चर कैसा होता है? CH2, ओह क्या लिख रहा हूँ मैं, CH2 डबल बॉन्ड C, फिर यहाँ पे H हो गया, फिर CH2 X, ठीक है। जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है वो कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है तो इसको कहते हैं एलाइलिक हैलाइड। जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है वो कार्बन अगर डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एलाइलिक हैलाइड। कोई डाउट? पक्का? ठीक। मैंने क्या किया, न्यूक्लियोफाइल से इसको ट्रीट कराया। चेक करना है SN1 रिएक्शन होगा कि नहीं। तो जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है, हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन की डिग्री 1 डिग्री कार्बन। अब बताओ 1 डिग्री कार्बन में SN2 होता है कि नहीं? 1 डिग्री कार्बन में SN2 होता है कि नहीं? सर होता है। तो चुपचाप क्या करना है आपको, X हटाना है, न्यूक्लियोफाइल लगा देना है। क्या हो जाएगा? H2 C डबल बॉन्ड CH, फिर CH2 न्यूक्लियोफाइल। पक्की बात? पक्की बात। अब दूसरी चीज़, पहली बात तो ये हो गया कि सर ये 1 डिग्री है, इस वजह से यहाँ पे SN2 आराम से हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या कि ये जो पाई बॉन्ड है, ये जो एलाइलिक हैलाइड है, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा ना, यहाँ पर भी ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा। तो जो हमारा एलाइलिक हैलाइड है वहाँ पे क्या होगा, ये जो रेजोनेंस है वो ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबिलिटी भी देगा। रेजोनेंस जो है ट्रांजिशन स्टेट को क्या देगा? स्टेबिलिटी भी देगा। समझ पा रहे बात को? मतलब बस आप ये समझो कि एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ से न्यूक्लियोफाइल इस तरह से ऐड होने लगेगा और ये इस तरह से लीव होने लगेगा। तो ये जो देखो, ये जो हमारा ये क्या करेगा, पाई सिग्मा पार्शियल डबल बॉन्ड है ना, तो यहाँ पे क्या करेगा, रेजोनेंस की तो उसको स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करेगा। कोई दिक्कत? तो अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हो रेजोनेंस वाला केस, अगर आप रेजोनेंस वाला केस नहीं समझ पा रहे हो तो कोई बात नहीं समझने की, कोई ज़रूरत नहीं समझने का। बस आप यहाँ पे ये देखो कि 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन से अटैच हैलोजन, 1 डिग्री हैलोजन, ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, तो यहाँ पे SN2 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? फिर होना चाहिए। 1 डिग्री में SN2 होता है कि नहीं होता? होता है। बस यही चीज़ बोलो, पक्की बात? तो यही बात आप लोग लिखना कि क्या लिखोगे, 1 डिग्री हैलाइड, 1 डिग्री हैलाइड, हेंस SN2 पॉसिबल। कोई दिक्कत? सेम चीज़ किस में आते हैं? बेंजाइलिक में। किस में आते हैं? बेंजाइलिक हैलाइड में। बताओ बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है? बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच कार्बन से अगर हैलोजन अटैच है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक हैलाइड। अब ये बेंजाइलिक हैलाइड में भी ये जो कार्बन है जिससे हैलोजन अटैच है ये 1 डिग्री कार्बन है, तो यहाँ पे भी SN2 होगा कि नहीं? तो यहाँ पे लिख लो इन सेम वे एज एलाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड कैन ऑल्सो शो SN2, है ना? एलाइलिक हैलाइड की तरह ही बेंजाइलिक भी क्या शो कर सकता है? SN2 शो कर सकता है। कोई दिक्कत? कोई समस्या? नोट कर लो, जल्दी से इसको नोट कर लो। अरे पर तुम इसको देखो 1 डिग्री है ना, 1 डिग्री में होता है कि नहीं SN2? होता है ना, बस खत्म, बाकी देखना ही नहीं है। और से इधर सुनिए, इसमें SN1 भी तक होगा। SN1 अच्छा होता है यार, रेजोनेंस SN1 बहुत अच्छा होता है, इसमें होगा नहीं, बहुत बढ़िया होता है। कंपेयर करने को आगे दोनों SN1 पहले, अच्छा पहले SN1 क्यों होगा? अगर तुमसे बोल दिया कि बताओ SN1 ज़्यादा फास्ट रेट से होगा कि SN2, दोनों में कंपेयर करने को बोल दिया तो SN1 क्यों? क्योंकि SN2 के लिए फिर भी यहाँ पे एक बल्कि ग्रुप मिल गया।
अब इसके पास 3 पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड मतलब क्या, 2 तो 4 तो 6 लोन, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर जल्दी ब्रेक होते हैं, तो ये ज़्यादा रिपल्सन फील कराएंगे उसको, न्यूक्लियोफाइल को। समझ पा रहे बात को, कोई दिक्कत? लेकिन SN1 में पहले कार्बोकेटायन बनता है और कार्बोकेटायन रेजोनेंस से बढ़िया स्टेबल होगा। कोई डाउट? पक्का? ये क्वेश्चन आया था इसमें बीच में कौन लगाएगा वो अल्टरनेट डबल बॉन्ड? भूल जाते हैं कहाँ आया था? पेपर में। स्कूल के? वो सही था मेरा। समझ गए बात को? पक्का? जल्दी करो निकेत। हो गया? नहीं लगा। जल्दी करो यार, ऐसे करोगे तो मैं रुक नहीं पाऊंगा। देखो आपको बोलिए ना जो पढ़ा। अब अगला हेडिंग लो बेटा, क्वाटरनरी बीटा कार्बन। अगला हेडिंग डालो आप लोग, क्वाटरनरी बीटा कार्बन। बीटा हाँ, ये हो गया? इरेज कर दो, चलो। हो गया? तो देखो बेटा ध्यान देना कि अगर हमारे पास क्वाटरनरी बीटा कार्बन है, देखो हेलोजन से अटैच पहला कार्बन अल्फा कार्बन और दूसरा कार्बन बीटा कार्बन। अब बीटा कार्बन क्या है? बीटा कार्बन जो है वो 4 डिग्री है या ना? क्यों? ये जो कार्बन है 1 2 3 4 कार्बन से फर्दर अटैच है। बीटा कार्बन क्या है? 4 डिग्री है। इस वजह से हम लोग इसको क्या कहते हैं? क्वाटरनरी बीटा कार्बन। विद आउट? पक्का? अब पूछ रहा हूँ क्वाटरनरी बीटा कार्बन में SN2 रिएक्शन होता है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या लिखोगे? नो SN2 रिएक्शन। SN1 भी नहीं होगा सर। SN1 के लिए बेटा 2 केसेस होते हैं। बहुत सारी किताबों में 2-3 चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं आता हूँ उस पर। पहले इसको देखो, यहाँ पे SN2 नहीं होगा। क्यों? सबसे पहली बात, जो ये ग्रुप होता है बेटा, ये जो ग्रुप होता है इसको क्या कहते हैं हम लोग? सुमो ग्रुप। हाँ, सुमो ग्रुप। सुमो ग्रुप, सुमो पहलवान समझे हो ना? सुमो पहलवान नाम सुने हो? जापानीज होते हैं, जापान के बड़े बड़े पहलवान होते हैं, ऐसा कुछ। सुमो पहलवान का नाम सुने होगे आप लोग? नहीं सुने हो तो समझ लो कि सुमो ग्रुप मतलब सुमो पहलवान से है। सुमो ग्रुप मतलब ये बहुत बल्कि ग्रुप है। क्या है? मोर बल्कि ग्रुप। अच्छे से लिख दूँ इसको मैं। ये क्या है बेटा? मोर बल्कि ग्रुप। अब अगर ग्रुप बहुत अधिक बल्कि है, अगर बहुत अधिक ग्रुप बल्कि है तो SN2 में क्या होता है कि बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो अगर ग्रुप बल्कि है तो स्टेरिक हिंड्रेंस, इसका मतलब मोर स्टेरिक हिंड्रेंस, मोर ज़्यादा होगा, है ना? और अगर स्टेरिक हिंड्रेंस अधिक है बेटा तो SN2 होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि लिखेंगे नो SN2। ठीक है? तो SN2 रिएक्शन क्यों पॉसिबल नहीं होता क्वाटरनरी बीटा कार्बन बेटा? बोलो, SN2 रिएक्शन पॉसिबल क्यों नहीं होता क्वाटरनरी बीटा कार्बन में? क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस अधिक होता है। स्टेरिक हिंड्रेंस अधिक होने की वजह से कार्बन यहाँ तक पहुँच नहीं पाता, मतलब न्यूक्लियोफाइल यहाँ तक पहुँच नहीं पाता, अटैक नहीं हो पाता। ठीक बात है? पक्का? क्रिस्टल क्लियर? तो हमेशा ये बात याद रखना, इन क्वाटरनरी बीटा कार्बन SN2 नॉट पॉसिबल। अब आते हैं SN1 पे। SN2 नहीं पॉसिबल है ना? अब आते हैं SN1 पे। ठीक है? ठीक। अब बताओ, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन पढ़े हो तुम लोग? हाँ पढ़े हो? पहले इसको इरेज करो, अरे नोट करो जल्दी से। नहीं जल्दी से नोट करो, बस लिख दो नो रिएक्शन। नो रिएक्शन रीजन खुद से लिख लोगे ना? हाँ, खुद से लिख लोगे रीजन ना? चलो आगे बढ़ूँ, इरेज करूँ चीज़ों को। हाँ, ये SN2 के लिए था तो नो SN2 हो गया। अब SN1 के लिए चेक करना है ना? अबे यार पूरा इरेज हो गया। चलो करता हूँ इसको करेक्ट में। कौन सा ग्रुप बताया था इसको मैं? सुमो ग्रुप, सुमो पहलवान। ठीक है? ध्यान से समझो, ठीक है? ध्यान से समझो।
अब देखो कई सारी किताबें हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये बात बोलते हैं कुछ लोग कि देखो यहाँ पे अगर कार्बोकेटायन बनता है, कुछ लोग का ये कहना है कि चलो पहले कार्बोकेटायन बना लो, पॉजिटिव हो गया है ना, H में सबसे पहले बॉन्ड ब्रेक होगा, अब बनेगा कार्बोकेटायन। C ये हो गया CH3। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि जो कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ क्या है, वो 1 डिग्री कार्बोकेटायन, 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। अब क्या इस कार्बोकेटायन के पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन है? इस कार्बोकेटायन के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन है? सर बोलोगे नहीं, क्यों? क्योंकि अल्फा कार्बन के पास 0 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या है, नो अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या है, नो अल्फा हाइड्रोजन, केवल प्लस आई मिल रहा है। क्या मिल रहा है? केवल प्लस आई मिल रहा है। तो कुछ किताबों का कहना ये है, कुछ किताबों का कहना, किताबों में ये लिखा हुआ है बेटा कि इसको सिर्फ और सिर्फ प्लस आई इफेक्ट मिल रहा है, और वो इस एक ग्रुप से। अब ये प्लस आई ग्रुप इतना अधिक इफेक्टिव नहीं है इस कार्बोकेटायन को स्टेबल करने के लिए। अब क्योंकि कार्बोकेटायन, इसका मतलब कि अगर ये प्लस आई ग्रुप इस कार्बोकेटायन को अच्छे से स्टेबल नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब ये कार्बोकेटायन क्या हो गया, अनस्टेबल। अगर कार्बोकेटायन अनस्टेबल है तो कार्बोकेटायन बनना चाहेगा, बनना चाहेगा कार्बोकेटायन। अगर ये कार्बोकेटायन बेटा अनस्टेबल है तो वो यहाँ से यहाँ पे आना चाहेगा। अरे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट क्यों बनता है? स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट क्यों बनता है? स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर ये कार्बोकेटायन अनस्टेबल बन रहा है तो ये रिएक्शन नहीं करना चाहेगा। तो कुछ किताबों में ऐसा लिखा हुआ है कि नो रिजेक्शन, कुछ किताबों में ऐसा लिखा हुआ है नो रिजेक्शन, ठीक। लेकिन मैं एक किताब का, 2 किताबों का रेफरेंस दे रहा हूँ। एक जगदम्बा सिंह करके हैं, और एक क्लेडन करके हैं, है ना। तो उस किताब में ये रिएक्शन किया हुआ है। क्या किया हुआ है उसमें बोला है कि भाई ऐसी बात नहीं है, मानते हैं हम लोग कि ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन बहुत अधिक अनस्टेबल है, बहुत अधिक स्टेबल नहीं है। लेकिन होता क्या है कि यहाँ से हो जाता है मिथाइल शिफ्ट। होता क्या है? होता है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बन। क्या होता है? रीअरेंजमेंट किसका? ऑफ कार्बोकेटायन। अब सर रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन के लिए क्या क्या ऑप्शन है? पहले तो हाइड्राइड शिफ्ट, यानी कि कार्बोकेटायन जो है उसका जो अल्फा कार्बन है वहाँ से हेलोजन आ जाए और कार्बोकेटायन वहाँ पे चला जाए। यहाँ पे अगर हेलोजन होता, सबसे आसान क्या था कि हेलोजन फटाक से यहाँ पे आ जाता। अब जब हेलोजन यहाँ पे आता तो यहाँ पे कार्बोकेटायन बन जाता, है ना। लेकिन अब यहाँ पे हेलोजन तो है नहीं, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है। तो दूसरा ऑप्शन क्या है कि ये मिथाइल ग्रुप जो है वो इस बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इस बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये जो मिथाइल ग्रुप है बेटा वो इन दोनों इलेक्ट्रॉन को लिए दिए यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो जैसे ही ये मिथाइल ग्रुप, ये वाला मिथाइल ग्रुप अपने बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को लिए हुए यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो ये स्ट्रक्चर कैसा बन गया? कैसा बन गया स्ट्रक्चर? पॉजिटिव CH3 CH CH3, ये स्ट्रक्चर बन गया। अब बताओ ये कार्बोकेटायन स्टेबल है कि नहीं? सर इसके पास ये एक अल्फा है ना, 3 अल्फा है, यानी कि 3 3 6 6 2 8। इसके पास क्या है? 8 अल्फा हाइड्रोजन। यानी कि अगर यहाँ से यहाँ पहुँच जाए तो स्टेबिलिटी मिल गई। तो अब रिएक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो अब न्यूक्लियोफाइल जो है वो आएगा, वो इस पर अटैक करेगा, और प्रोडक्ट क्या बनेगा? इरेज करना पड़ेगा, है ना। इसको इरेज कर देता हूँ क्वेश्चन को। अब न्यूक्लियोफाइल जब आएगा उस पर अटैक करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए बेटा? H3 CH3 CH2 CH3। समझ पा रहे बात को? अब लेकिन प्रॉब्लम कहाँ से आई? प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही थी कि ये जो 1 डिग्री कार्बोकेटायन बना था ये था अनस्टेबल। ये क्या था? अनस्टेबल। तो सबसे पहली बात कि जब पहले जो बंदा बन रहा है वही अनस्टेबल है, पहले बनेगा तब तो रीअरेंजमेंट करेगा। रीअरेंजमेंट करने के लिए पहले ये बनना चाहिए, अब ये बन ही नहीं पा रहा है। तो क्योंकि 1 डिग्री कार्बोकेटायन बहुत अधिक लेस अमाउंट में बनता है,
बहुत अधिक लेस अमाउंट में बनता है। इस वजह से जो हमारा ये प्रोडक्ट है वो भी क्या होता है, बहुत अधिक लेस अमाउंट में मिलता है। तो कुछ किताबों में जो लिखा हुआ है कि नो रिएक्शन, क्यों लिखा हुआ है नो रिएक्शन? क्योंकि जो ये वाला प्रोडक्ट, ये इस प्रोडक्ट का जो यील्ड है, यील्ड मतलब मात्रा, ये जो प्रोडक्ट बना हुआ है बहुत अधिक लेस अमाउंट में बना है। क्यों? क्योंकि ये बंदा बहुत कम बन रहा था, क्योंकि ये अनस्टेबल था। पहले कार्बोकेटायन बने, देखो ये बात उसको समझ में आ रही होगी जिसने कार्बोकेटायन पढ़ा होगा। कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट जिसको पता होगा, जिसको रीअरेंजमेंट नहीं पता कार्बोकेटायन का क्या होता है, उसको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। और रीअरेंजमेंट में हाइड्रोकार्बन पढ़ाऊंगा फिर, तो वहाँ पे देखना तुम लोग। बट अगर ये बंदा बनेगा ही नहीं तो यहाँ तक पहुँचोगे कैसे? रीअरेंजमेंट करने के लिए पहले कार्बोकेटायन का बनना जरूरी है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे यह था कि कार्बोकेटायन, तुमको नहीं समझ में आ रहा है? नहीं, हम बस यही सोच रहे हैं वहाँ पे बन जाता वहाँ क्या स्टेबिलिटी वहाँ पे लो रहती तो स्टेबिलिटी यहाँ पे लो ही है, अरे मैं हाई रहती तो आराम से बनता ना। बन जाता ना, वही सोच रहे रीअरेंजमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ रीअरेंजमेंट की हाँ, तो जरूरत ही नहीं होती अगर स्टेबिलिटी पहले से ही अच्छा होता तो यही प्रॉब्लम थी कि ये बंदा बनना ही नहीं चाहेगा। 1 डिग्री कार्बोकेटायन इज वेरी अनस्टेबल, ये बनना ही नहीं चाहेगा। लेकिन क्योंकि कुछ अमाउंट में अगर बन गया, 1-2% भी अगर बन गया, तो फटाक से रीअरेंजमेंट करके ऐसा बन जाएगा। अब जैसे रीअरेंजमेंट करके ऐसा बना, अब ये तो स्टेबल हो गया। तो जब ये स्टेबल होगा तो न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, इन वेरी लो यील्ड। यील्ड मतलब मात्रा, इस प्रोडक्ट की मात्रा क्या होगी, बहुत कम होगी। ठीक है, तो जो हमारे पास बेटा, जो हमारे पास क्वार्टरनरी बीटा कार्बन होते हैं वो SN2 तो बिल्कुल नहीं कर सकते, SN1 कर सकते हैं इन वेरी लो यील्ड। इस वजह से कई किताबों में क्या लिखा होता है, नो रिएक्शन। क्योंकि आप जब रिएक्शन करा रहे हो तो आपको प्रोडक्ट तो चाहिए अच्छा खासा ना। आपके पास वेला टाइम तो है नहीं, खाली का टाइम तो है नहीं, ना खाली का पैसा है। रिएक्शन परफॉर्म करते हो तो कुछ अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी तो होती है उसमें, दोनों चीज़ तो फालतू है नहीं। इस वजह से इसको लोग परफॉर्म जल्दी नहीं करते। कोई डाउट? पक्की बात? तो लिख लो इसको। ठीक, तो अगला पॉइंट मैं लिख देता हूं यहीं पे, क्वार्टनरी बीटा कार्बन could not show SN2 reaction, है ना, could not show SN2 reaction. The mechanism follow SN1 path. कौन सा पाथ फॉलो करता है मैकेनिज्म? SN1 पाथ फॉलो करता है। कोई दिक्कत? बट द यील्ड ऑफ प्रोडक्ट इज लो। प्रोडक्ट का यील्ड कितना होता है? लो होता है। कोई दिक्कत? पक्का? इसको नहीं चेक करना, वीडियो में आ रहा है पूरा। ठीक, देखो